नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव क्लास में। साथियों, यहाँ आज हम लोग खान सर के द्वारा जो लिखी गई है बुक, वो एग्ज़ाम किलर, ठीक है। एक बुक लिखी गई है, वो है एग्ज़ाम किलर या क्वेश्चन किलर, ठीक है। ये क्वेश्चन किलर जो है, ये क्वेश्चन किलर को आज हम लोग इसकी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो है हिस्ट्री पोर्शन को लेंगे। हिस्ट्री में ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है। यदि अगर 20 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें 20 में से कम 12 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही होते हैं। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे, जो कि क्वेश्चन किलर, ठीक है। क्वेश्चन किलर एक बुक आती है, उस बुक जो कि खान सर के द्वारा लिखी गई है, वो बुक को ही हम लोग कवर करेंगे। और इसमें पर डे कम से कम हम लोग 10 पेज, पर डे हम लोग 10 पेज को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कम से कम जो है आपको 100 से 200 क्वेश्चन के बीच में कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए हम लोग 10 पेज को ही रखे हैं, ताकि हमारा 100 से 200 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाए और हम लोग इसका डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आज पहली वीडियो है, पहली क्लास है इसकी क्वेश्चन किलर की, तो इसमें थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी ये सीरीज कंप्लीट चलते रहेगी। पहले मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद फिर एंशियंट हिस्ट्री। जैसे जैसे एग्ज़ाम में जिस जिस क्वेश्चन का वेटेज देखा जाता है, उस हिसाब से हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, उसके बाद देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री को, तब लास्ट में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है। ये पूरा हिस्ट्री का सेक्शन, पूरा हिस्ट्री का पोर्शन ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, और इसी प्रकार से आगे भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग के लिए ये यूजफुल रहे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक भी करें, और तथा उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तथा जो इस बुक को ख़रीदने में एबल नहीं है। हालांकि इसकी प्राइस नॉमिनल रखी गई है, लेकिन फिर भी ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए इस सेशन को अब आज से स्टार्ट करते हैं, और ये कंटिन्यू हमारे चलते रहेगी। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें पहला चैप्टर है उत्तर मुगलकालीन शासक। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। पहला है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि किस मुगल बादशाह के द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये शहादत खान के द्वारा प्रदान की गई थी। शहादत खान को मुगल सम्राट जो मोहम्मद शाह थे, उन्होंने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि मोहम्मद शाह, जो कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह थे, उन्होंने शहादत खान को दी थी। और शहादत खान ने ही स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। कौन सी? अवध स्वतंत्र राज्य की, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके फैजाबाद को अपने राज्य की राजधानी बनाया था, और ये अवध के पहले नवाब थे। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कितने सारे एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये 1992 से लेके पूरे 2025 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इवन हमारे बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सारे का निचोड़ एक ही जगह पे बनाया गया है। तो इससे हमारी तैयारी और भी आसान हो जाती है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था, या बहादुर शाह जफर भी इसे बोला जाता है।
तो मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, 1857 का विद्रोह में इन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन्हें क्या किया था, गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया था, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो अंतिम मुगल शासक कौन था, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र मिर्ज़ा मोहम्मद मुअज्जम, कौन थे, मिर्ज़ा मोहम्मद मुअज्जम, जिन्हें बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम भी कहा जाता था, वही बने थे। तो कौन बने थे, तो बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। यहाँ देखिए ऑप्शन में शाह आलम है, तो ये शाह आलम नहीं होगा क्योंकि शाह आलम प्रथम बने थे, या बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी बने थे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था। तो प्लासी युद्ध के समय जो मुगल शासक था वह था आलमगीर द्वितीय। कौन था, आलमगीर द्वितीय प्लासी युद्ध के समय में मुगल साम्राज्य का शासक था। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। तो किसे नहीं होने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था, शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। अगला है, पूर्ण रूप से जजिया कर किसने और कब समाप्त किया। तो पूर्ण रूप से जो जजिया कर, तो पहले जजिया कर जो था वो जजिया कर क्या था, एक धार्मिक कर था जिसे गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जो हिंदू या अन्य जाति के थे, मुस्लिम नहीं थे, उनसे ये जजिया कर लिया जाता था। और उस जजिया कर को 1579 में अकबर ने पूर्ण रूपेण अकबर ने नहीं, उस जजिया कर को मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया था। इसके पहले अकबर ने 1579 में समाप्त किया था। ठीक है, 1579 में अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद जब औरंगजेब शासक बना तो ये औरंगजेब ने 1679 में, ठीक है, 1679 में औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया। लेकिन 1720 ईस्वी में जो मोहम्मद शाह रंगीला हुआ बादशाह, इसने पूर्ण रूपेण ख़त्म कर दिया। तो जजिया कर क्या था, एक धार्मिक कर था, ठीक है, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसे पहली बार अकबर ने समाप्त किया, लेकिन उसके बाद उसका पुत्र औरंगजेब ने फिर से इसे 1679 में स्टार्ट कर दिया, और सबसे लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे परमानेंट ख़त्म कर दिया। अगला देखते हैं, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ। अली गौहर जो था वो मुग़ल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय था वो उसका मूल नाम था। तो ये अली गौहर कौन था, तो शाह आलम द्वितीय जो था उसका ये मूल नाम था। तो उसने बिहार अभियान जारी किया था। तो ये बिहार अभियान जो है उसका कब ख़त्म हुआ था, तो 1759 में उसका बिहार अभियान ख़त्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो अली वर्दी को 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। अली वर्दी को कब बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, 1733 में। अगला है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासन था। तो बक्सर के युद्ध के समय में जो था दिल्ली पर शाह आलम का शासन था। किसका शासन था, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का उस समय दिल्ली पर शासन था। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, 1764 में हुआ था, और ये किसके बीच में हुआ था, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना। कौन कौन, ये तीन थे, मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर अंग्रेज के साथ ये युद्ध लड़े थे। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को
ले गया था। कौन लेके गया था भाई? तो नादिर शाह नामक एक लुटेरा था। ठीक है, नादिर शाह नामक एक लुटेरा था। उसने 1739 में भारत पर आक्रमण करके यहाँ से प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूटकर लेके गया था। और इसमें शासन किसका था? तो मोहम्मद रंगीला, जो कि मुग़ल बादशाह था, मोहम्मद रंगीला का इस समय यहाँ शासन था। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ये मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन को शाहजहाँ ने बनवाया था और उसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। तो ये भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को कौन लेके गया था? तो ये नादिर शाह ने लेके गया था 1739 में जब भारत पर आक्रमण किया था। ये मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था और उसी में ये कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था। किससे छीन के लेके गया था? तो मोहम्मद रंगीला से छीन के लेके गया था। अगला है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद का जो निज़ाम था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कभी भी बगावत नहीं की थी। ठीक है, किसने? हैदराबाद के निज़ाम ने। अगला है, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य की सीमा थी, कहाँ तक थी? तो चांदनी चौक से पालम तक। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था, जो कि सबसे अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफ़र, उनके बारे में कहा जाता था कि उनका जो शासन जो सिकुड़ के जो है कहाँ से कहाँ तक रह गया था? चांदनी चौक से पालम, जो कि दिल्ली तक ही था, वो चांदनी चौक से पालम तक रह गया था। और 1857 की क्रांति में इन्हें बंदी बनाकर अंग्रेज रंगून भेज दिए थे, जहां इनकी मृत्यु जो है 1862 में हो गई थी। अगला है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, उस पर बैठने वाला जो अंतिम शासक था वो कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था और इसी मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने आक्रमण करके वो मयूर सिंहासन को लेके चला गया था। आगे है, मुग़ल काल का पतन शुरू हुआ। तो मुग़ल काल का पतन कब शुरू हुआ? मध्यकालीन काल में, प्राचीन काल में, आधुनिक काल में या प्रागैतिहासिक काल में? तो इसमें देखिए, ये प्रागैतिहासिक काल तो नहीं होगा क्योंकि ये सबसे पुराना काल हो गया। प्राचीन काल नहीं होगा क्योंकि ये भी पुराना हो गया। मध्यकालीन काल तो मुग़ल काल को कहा जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो किस में हुआ? आधुनिक काल में। मुग़ल काल का पतन जो शुरू हुआ वो आधुनिक काल में होना शुरू हो गया। तो ये था हमारा उत्तर मुग़ल कालीन के पूरे क्वेश्चन, जो कि अभी तक बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अगला है यूरोपीय कंपनियां। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन है पहला कि एक साइड में खोजकर्ता है और दूसरा साइड में उनका जन्म स्थान है, तो इसे हम लोग को मैच करना है। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का था। जैक्स कार्टियर फ्रांस का था। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम का था। और फर्डिनेंड मैगलन जो था वो पुर्तगाल का था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पुर्तगाली के बारे में। ठीक है, तो वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो वास्को डी गामा सबको लगभग पता ही है कि ये 1498 में भारत आए थे। वास्को डी गामा यात्री थे, कौन से थे? पुर्तगाल के थे। किसने भारत के नए समुद्री मार्ग को खोजा था? तो वास्को डी गामा ने खोजा था। ठीक है, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये कौन थे? पुर्तगाली थे। प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले पुर्तगाली थे। देखिए, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक और खोजकर्ता थे। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक का एक नया समुद्री मार्ग खोजा। वास्को डी गामा 1497 में पुर्तगाल से अपनी यात्रा को स्टार्ट किया और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के कालीकट में 1498 में ये पहुंचा था। अगला है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए?
तो सबसे पहले जो स्थापित हुआ था भारत का संबंध वो हुआ था पुर्तगाली से, क्योंकि 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसी समय से भारत का संबंध जो है यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक मामले में स्टार्ट हो गया। तो भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो ये हुआ पुर्तगाल से। ठीक है, पुर्तगाल से हमारा सबसे पहला संबंध स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार किया। कब किया? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1508 में जो है वो भारत एक कमांडर के रूप में आया था। अब 1509 ईस्वी में अल्मीडा के स्थान पर यह गवर्नर बना और 1510 में बीजापुर के सुल्तान से, किससे? तो बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया। इसलिए अल्फांसो दी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक शक्ति पुर्तगाली का जो वास्तविक शक्ति का संस्थापक है वो किसे माना जाता है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। और इसी अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से 1510 ईस्वी में बीजापुर को छीना था और गोवा पर अधिकार किया था। अगला है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? तो पूर्वी द्वीप समूह जिसमें हमारा भारत भी आता है, ये पूर्वी द्वीप समूह में आता है, तो इसकी खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो ये किसने किया? तो पुर्तगाल ने किया, क्योंकि पुर्तगाल ने ही सबसे पहले भौगोलिक खोज करना स्टार्ट किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा जब राजधानी बना उसके पहले पुर्तगाली की राजधानी क्या थी? तो उसके पहले जो पुर्तगाली की राजधानी थी वो थी कोचीन। ठीक है, कोचीन थी, जो कि 1505 से लेकर 1530 ईस्वी तक रही थी। इसके बाद जो है गोवा को 1530 में स्थानांतरित कर दिया गया और 1843 तक ये गोवा जो है भारत की राजधानी रही थी पुर्तगालियों की। तो पुर्तगालियों की भारत की कौन सी राजधानी थी? पहले गोवा थी। ठीक है, उसके बाद पहले कोचीन थी और उसके बाद 1530 के बाद से लेकर 1843 तक गोवा रही थी। अगला है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? तो ये करता था पुर्तगाली लोग। कौन करता था? तो पुर्तगाली हुगली का प्रयोग करता था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला वायसराय हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय जो 1505 ईस्वी में भारत आया था, ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया था और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी को भी अपनाया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने अपनाया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने अपनाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, और यह पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ था। आगे है, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो ये था पुर्तगाल और स्पेन। तो सबसे पहले पुर्तगाल और स्पेन ने ही भौगोलिक खोज की शुरुआत की थी। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? तो इसका जो परंपरागत मत था, पहला तो ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना, नए नए जगहों को खोजना और अपने धर्म का प्रचार करना। तो ये तीनों के तीनों सही है। अगला है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो इन सूती कपड़ों को यूरोप में कैलिको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैलिको। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली खोजकर्ता कैबरन केरल के काली तट पहुँचे और यहाँ एक कारखाना स्थापित किया, जो देश में पहला यूरोपीय कारखाना था। तो देश में पहला यूरोपीय कारखाना किसने स्थापित किया? तो कैबरन ने किया। कैबरन ने
देश में पहला यूरोपीय कारखाना स्थापित किया। ठीक है, तो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहे जाते थे, तो उसे कैलिको कहा जाता था। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा, तो केप ऑफ गुड होप को बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप को खोजा था। अगला है बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम क्या था, तो उस राजकुमार का नाम क्या था, चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो था वो पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। ठीक है, कैथरीन के साथ हुआ था, तो उसी को बम्बई जो है वो दहेज के रूप में दिया गया। अगला क्वेश्चन है सन 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट आया तब वहाँ किसका शासन था, तो वहाँ पर वो केरल के तट पे सबसे पहले उतरा था और वहाँ किसका शासन था, जमोरिन का शासन था। ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा फंसाने वाला। क्या बोल रहा है कि ईस्वी सन 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट आया तब वहाँ किसका शासन था, तो वो कालीकट के बंदरगाह पे आया था और कालीकट का बंदरगाह केरल में है और वहाँ शासन किसका था, तो जमोरिन का था। वहाँ किसका शासन था, तो जमोरिन का था। अगला है ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमानुसार पहला है, तो इसमें देखिए सबसे पहले डुप्ले पांडिचेरी के फ्रांसीसी राज्यपाल बने थे। ये कब बने थे, 1510 में। तो ये बने थे 1510 में। एक मिनट, डुप्ले 1510 में बने थे। डच का पहला बेड़ा भारत कब पहुंचा था, तो ये पहुंचा था 1602 में। अल्फांसो दी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल बने थे 1510 में। डच का पहला बेड़ा भारत पहुंचा था 1602 में। डुप्ले पांडिचेरी के फ्रांसीसी राज्यपाल देखिए ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमानुसार पहला होगा, तो देखिए सबसे पहले डुप्ले पांडिचेरी के फ्रांसीसी राज्यपाल बने थे, ये बने थे 1742 में। ठीक है, डुप्ले फ्रांसीसी राज्यपाल कब बने थे, 1742 में। डच का पहला बेड़ा जो भारत पहुंचा था ये पहुंचा था 1602 में। ठीक है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल बने थे 1510 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 में। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले ये हुआ था 1510 में। अल्फांसो दी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल बने थे। अगला है गोवा में पहला शासन किसका था, तो गोवा में जो पहला शासन था वो किसका था, तो वो भारतीयों का था। बाद में पुर्तगाली लोग आए थे, तो पहला जो शासन था वो भारतीयों का था। अगला है भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को पहले बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो गोवा को राजधानी किसने बनाया था, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बनाया था। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को कौन बनाया था, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बनाया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अंग्रेज़ों के बारे में। तो इन पहला क्वेश्चन है अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुग़ल सम्राट के समय में भारत आया था, तो विलियम हॉकिंस जो था वो सम्राट जहांगीर के समय में वो सबसे पहले भारत आया था। ठीक है, तो अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया था। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत में, 1600 ईस्वी में भारत आई थी। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है, तो पहला अंग्रेजी जहाज जो था वो भारत आने वाला वो था रेड ड्रैगन। कौन था, रेड ड्रैगन। ठीक है, पहला अंग्रेजी जहाज जो भारत आया था वो था रेड ड्रैगन। अगला है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो अंग्रेज़ों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित
की थी 1613 में। और इसके लिए उन्होंने किससे परमिशन ली थी? तो जहांगीर से परमिशन ली थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अस्थाई व्यापारिक केंद्र था 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित करना। आगे हैं, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, ये सही है। उन्होंने 68 वर्षों तक शासन किया, गलत है। 72 वर्षों तक शासन किया, गलत है। 66 वर्षों तक शासन किया, गलत है। तो उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। अगला है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो सवाली का स्थान पर जो हराया था वो थॉमस बेस्ट ने हराया था पुर्तगालियों को। ठीक है, ये जो थॉमस बेस्ट था ये अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, इसका एक कैप्टन था थॉमस बेस्ट और उन्होंने सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया? तो सर थॉमस रो जहांगीर के शासन में भारत आया था। ये कब आया था? तो 1615 में आया था, 1615 में आया था। अगला है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने हॉकिंस को, जो कैप्टन हॉकिंस आया था, जहांगीर ने उसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था। क्यों? क्योंकि वह तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। कैप्टन हॉकिंस जो था वो तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था, जिससे खुश होकर जहांगीर ने इसे खान की उपाधि प्रदान की थी। अगला है डच के बारे में देखते हैं कि डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? तो इसने लंगर जो डाला था ये डाला था केरल के मसूलीपत्तनम में। डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? तो मसूलीपत्तनम में इसने 1605 में लंगर डाला था, जो कि कहाँ है? मसूलीपत्तनम आंध्र प्रदेश में है। मसूलीपत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो डच को जो है इंडोनेशिया में अपना प्रभुत्व जमाने की सफलता मिली। अगला है फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण एवं ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रहा ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध था। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण और साथ ही साथ जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था वो भी प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बना। अगला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। आगे है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य। तो बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो अभी मैंने बताया था कि बक्सर का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। देखिए, शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, इन तीनों की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना थी इनके बीच में हुआ था। तो यहाँ है, तो मीर कासिम और अंग्रेज हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो ये था बक्सर का युद्ध, इसने अंग्रेजों को जो है सर्वोच्चता प्रदान कर दी बंगाल में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? तो अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था पलासी के युद्ध में? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला के बीच में ये 23 जून 1757 को युद्ध लड़ा गया था पलासी के मैदान में। तो इसमें पराजित कौन हुआ था? सिराजुद्दौला हुआ था।
सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 23 जून 1757 को। आगे है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो बंगाल का जो अंतिम स्वतंत्र शासक था वो था सिराजुद्दौला। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? सिराजुद्दौला। और प्लासी के युद्ध में इसकी हार हो गई थी और उसके बाद जो है इसकी हत्या कर दी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। अगला है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो ये जो है कितने रुपये में दी थी? तो 26 लाख रुपये में इसकी दीवानी प्रदान की थी। अगला है, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, इसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ठीक है। अगला है, अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो अलीनगर की संधि का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो अलीनगर की संधि का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? तो पंजाब का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 में किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के द्वारा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 में हो गया था। 1816 में सुगोली की संधि अंग्रेजों एवं किनके बीच हुई थी? तो ये गोरखा के बीच। ठीक है, गोरखा और अंग्रेजों के बीच में 1816 में सुगोली की संधि हुई थी। अगला है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया वो 1858 में आया था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 ईस्वी में आया। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो ये बनी थी 1877 में। 1877 में रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी थी। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? तो बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, उसके बाद जो है अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी। निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? तो 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान। अगला है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेंसी टाट जो है बक्सर के युद्ध के समय, जो कि 1764 में लड़ा गया था, और वेंसी टाट 1760 से 1765 तक बंगाल का गवर्नर जनरल के पद पर था। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेंसी टाट था। बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो अंग्रेजी कंपनी का जो प्रभारी था वो था एलिस। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो एलिस था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था इलाहाबाद की संधि के बाद। तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमि कर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली थी? तो जब इसे 1764 में दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी, तो उसके बाद 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमि कर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को मिली। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब बक्सर के युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो यही इलाहाबाद की संधि पर ही हस्ताक्षर किया गया था। और इसी इलाहाबाद संधि के दौरान जो है इन्हें दीवानी सत्ता भी प्राप्त हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत
निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो रेलवे के मांगों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। दूसरा है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। तीसरा विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तो इनमें से सभी है, ठीक है, अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे है बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया। तो किस कार्य के पूरा किया? तो जो कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों के द्वारा काम करना छूट गया था, पूरा सत्ता स्थापित करना छूट गया था, वो काम जो है बक्सर के युद्ध ने कर दिया। तो प्लासी के युद्ध का जो बचा हुआ शेष कार्य था अंग्रेजों का, वो बक्सर के युद्ध ने उसे पूरा कर दिया। अगला है भारत में 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। यह किसकी दौड़ चल रही थी? तो सेना में बलपूर्वक भर्ती की दौड़ चल रही थी, ठीक है। 1914 से 1923 के बीच सेना में बलपूर्वक भर्ती की गतिविधि थी, क्योंकि इस समय जो था प्रथम विश्व युद्ध का चल रहा था, ठीक है। अगला है 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने किया था। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो उस समय जो अवध के नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग टोटल पूरा 7 चैप्टर, इसमें आधुनिक भारत में अभी तक हम लोग 7 चैप्टर को कवर कर लिए। अब आगे के जो है चैप्टर्स को हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इसे रिवीजन करते रहिए और साथ ही साथ मेरे साथ सभी क्वेश्चन को दोहराते रहिए और आप लोग देखिए कि आप लोग इसमें से कितना कर पाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को पूरी अच्छी तरीके से करेंगे और आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जो भी हम लोग अगली डालेंगे वीडियो वो आप लोग को तक ज़रूर पहुँचे। साथ ही साथ हम लोगों ने बायोलॉजी की खान सर के द्वारा जो 3rd एडिशन रिवाइज पॉकेट जीके की बुक है उसका भी हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया है। आप लोग को मैं ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत।